आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस में बताऊंगी कि किस तरह से जो टीचिंग एड्स है, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, अभी तक मैंने बताया कि कैसे इनके उपयोग होते थे। अब मैं इनके उपयोग के सिद्धांत बताऊंगी। जी हाँ, इनके सिद्धांत भी होते हैं कि इनका उपयोग किस तरह से किया जाता है और किस तरह से करने से ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था टेबुलर फॉर्म प्रेजेंटेशन, तो इसमें मैंने बताया था प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन एंड नॉन प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन ये किस तरह से दी जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हैं, इनके जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से इनका उपयोग किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि इनका सिद्धांत क्या है। सबसे पहले तो है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के उपयोग के सिद्धांत। तो इनके जो उपयोग के सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दिया गया है। सबसे पहले है नंबर 1, यहाँ पे पॉइंट में सही से कर दूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ स्पेस की कमी होने की वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हालांकि ये थोड़ा बड़ा है, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी पूरी तरह से। यहाँ पे मैंने इतना लिखा है जो पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें दिया गया है कि छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना। इसका क्या पूर्ण रूप से इसका अर्थ क्या है? छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना जिससे प्रदर्शित सामग्री में किन शिक्षण बिंदुओं पर ध्यान देना है वह स्पष्ट हो सके। यानी कि अगर आप कक्षा में नॉर्मली जैसे पढ़ाते हैं उससे हट के पढ़ाना है, यानी कि इन टीचिंग एड्स का उपयोग करना, ऑडियो या विजुअल कोई भी या फिर दोनों ही। तो इससे पहले छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना, तैयार ये करना कि छात्रों को ये बताना कि आपको किन पॉइंट्स के बारे में बताना है, क्या टॉपिक के बारे में बताना है, किस तरह से पढ़ाना है और उनको किन शिक्षण साधन का उपयोग किया जाना है, ताकि छात्र उसके लिए मेंटली पहले से ही तैयार हो सके। और अगर सडनली इसका उपयोग हो तो छात्र अपनी चीज़ों से भटके नहीं, उनकी केवल उन वस्तुओं को ना देखते रह जाएं, उसके पीछे के अर्थ जो समझाने के लिए आपने जिसका उपयोग किया है उसको समझना। तो यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे आया कि छात्रों को तैयार करना उस चीज़ के लिए, यानी कि आप ऑडियो या विजुअल एड्स का उपयोग कर रहे हैं तो पहले उनके लिए उनको हैबिट बनाना कि ये चीज़ें उपयोग की जाती, से आपकी टीचिंग मेथड बहुत ही यूजफुल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा है छात्रों के सम्मुख प्रयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रस्तुत करना। यानी कि अभी तो आपने उनके सामने मेंटली रूप से ये बताया कि आप इसका उपयोग करेंगे, आप इसको बताएंगे, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें रखेंगे, किन चीज़ों को हटाएंगे। तो अब इन चीज़ों को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना, यानी कि आप जो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हैं इसमें आप सारी चीज़ें नहीं शामिल कर सकते, केवल पॉइंट टू पॉइंट विद स्ट्रक्चर विद डायग्राम, इन सब चीज़ों का शामिल करना और उनको एक के बाद एक जारी रखना, यानी ताकि छात्र अगर चाहे तो समझने के साथ साथ उसको नोट भी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि प्रयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना अथवा शिक्षण बिंदुओं का स्पष्टीकरण करना। यानी कि जो भी आप ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग कर रहे हैं उसमें जो भी पॉइंट हैं जिनको आप बताना चाहते हैं तो उसका साफ स्पष्टीकरण करना और उसके बारे में ज़रूरत है जितनी उतना ही ज्ञान देना, ताकि छात्रों को समझ में आ सके और वो चाहें तो उसको पॉइंट वाइज नोट भी करते रहें। क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब इसका उपयोग करते हैं तो इसको बताने के बाद में छात्र भूल भी सकते हैं, तो अगर वो पॉइंट वाइज नोट करते हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो उन पॉइंट्स को स्पष्टीकरण करना। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, छात्रों का मूल्यांकन करना। यानी कि छात्रों का मूल्यांकन करना जिससे स्पष्ट हो सके कि छात्रों ने सामग्री की सहायता से प्रदर्शित शिक्षण बिंदुओं को समझा अथवा नहीं समझा। यहाँ पे ये कि मूल्यांकन इस तरह का कि आपने ऑडियो या विजुअल टीचिंग एड्स का जो उपयोग किया है वो छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है या नहीं है। जो भी आपने छात्रों को पढ़ाया उससे संबंधित प्रश्न पूछना, या छात्रों ने जो भी समझा उससे संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछा, तो इसका मतलब ये है कि छात्रों ने उस चीज़ में इंटरेस्ट लिया, उसको समझा, उससे संबंधित
प्रश्न पूछे तो आपके द्वारा जो पढ़ाया गया पाठ प्रेजेंटेशन के थ्रू यानी ऑडियो वीडियो जो आपका साधन था उसके ज़रिए आपने जो भी पढ़ाया छात्रों ने उसको समझा, ना सिर्फ समझा बल्कि उसमें उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया। तो हमारा ये सारा मेथड यूज़ करने का सिर्फ यही होता है कि अंत में जब इसका हम मूल्यांकन करें तो ये समझे कि ये कितना छात्रों के लिए उपयोगी था अथवा नहीं था। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, अभी तक तो मैंने आप लोगों को इसके सिद्धांत बताए कि किस तरह से इसका उपयोग होना है, किस तरह से प्रस्तुतिकरण करना है, और अंत में हमेशा मूल्यांकन ही आता है किसी भी चीज़ का कि छात्रों ने उसे कितना ग्रहण किया, कितना ग्रहण नहीं किया। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग के सिद्धांत। यहाँ पे तो हमने दृश्य शिक्षण सामग्री के उपयोग के सिद्धांत बताए थे। अब यहाँ पे हर एक चीज़ जितना भी मैंने पढ़ाया है, चॉक बोर्ड हो, बुलेटिन बोर्ड हो, और ग्राफिक्स हो, मॉडल्स हो, प्रेजेंटेशन हो, इन सबके किस तरह से उपयोग किया जाता है उसके सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ चॉक बोर्ड उपयोग के सिद्धांत। तो चॉक बोर्ड उपयोग का क्या सिद्धांत है? सबसे पहले इसमें ये कि जो आपका ब्लैक बोर्ड है उसमें जो लेख है उसका सीधी पंक्ति में और स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि एक पंक्ति में लिखा हो और बिल्कुल स्पष्ट हो। यानी आप ये मान के चलिए कि एक लाइनिंग बेस भी हो, लाइनिंग इधर उधर या ऐसी नहीं हो, जिससे कि छात्रों को समझने में फिर बहुत ही दिक्कत होगी। तो सबसे पहले ये देखना है आपको कि जो आपने ब्लैक बोर्ड का उपयोग का सिद्धांत ये है कि आपने जो कुछ भी लिखा हो बिल्कुल सीधी रेखा में लिखा हो और बिल्कुल इतना स्पष्टीकरण में हर एक एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट हो, हर एक एक अक्षर स्पष्ट हो। सबसे पहला सिद्धांत तो ये कि जो भी आपने लिखा हो वो स्पष्ट हो, प्रभावी हो, ठीक है, ताकि छात्रों को उसे समझने में आसानी हो। नेक्स्ट बात करें कि श्याम पट को काल्पनिक रूप में 2 भागों में बांट लेना चाहिए, आधे बोर्ड में आकृति और आधे बोर्ड में सारांश लिखा। यानी कि जो आपका ब्लैक बोर्ड है, ये मान लीजिए ये आपका एक ब्लैक बोर्ड है, मैंने तो ऐसे ही बना दिया जबकि ऐसा होता भी नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे। ये आपका एक ब्लैक बोर्ड है, आपको इसे काल्पनिक रूप से मान लेना चाहिए, यानी कि ऐसा एज्यूम करना चाहिए कि आधे में तो आपने पूरी थ्योरी लिखी है, ठीक है, और आधे में उसी थ्योरी संबंधित जो भी डायग्राम स्ट्रक्चर जो भी आपने बनाया, जो भी चीज़ उससे संबंधित, क्योंकि डायग्राम या स्ट्रक्चर हम लोग मॉडल्स इसलिए बनाते हैं कि छात्रों को उन चीज़ों से संबंधित हम हर वक्त छात्र को नहीं कह सकते कि मान लीजिए ऐसा होता है, मान लीजिए वैसा होता है, मान लीजिए ये हो जाएगा, मान लीजिए वो हो जाए, नहीं, हर वक्त नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो शायद छात्रों के पुराने नॉलेज के बेस पे हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें नया नॉलेज देना है तो उससे संबंधित उनके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे संबंधित आरेख खींचना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर हमारे टीचिंग मेथड को और भी प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कि चॉक बोर्ड पर एक साथ बहुत सी वस्तुएं प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, अपितु एक बार में एक ही प्रत्यय से संबंधित सामग्री स्थापित होनी चाहिए। यानी कि चॉक बोर्ड में होता है ना कि अगर आपको बताना है कि राम राज्य क्या था या राम के बारे में बताना है, तो सबसे पहले राम के बारे में बताएंगे, बस इतना ही कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, पिता दशरथ थे, माता कौन थी, यही सब चीज़ें बताएंगे ना, उनकी पत्नी थी। लेकिन अब उन्होंने ये नहीं बता देंगे कि राम ने रावण को मारा डायरेक्टली, राम के भक्त हनुमान थे, राम ने यहाँ जाके तपस्या की, 14 वर्ष का वनवास। यहाँ पे हमने सिर्फ ये पूछा है ना कि राम क्या थे, तो राम के बारे में बताना। सपोज मुझे बताना है प्लांट्स के बारे में, विज्ञान की तरफ से मैं अगर आपको समझाऊँ तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि प्लांट्स यानी सरसों का जीवन चक्र। तो अब मैं सरसों के ही जीवन चक्र के बारे में बताऊंगी ना कि मैं गुड़हल और पीपल, ना कि गेंदे का फूल, ना तो गुलाब का, ये सारा तो नहीं उसमें शामिल कर सकती। अगर एक चीज़ के बारे में बोला है तो उस एक चीज़ के बारे में ही बताऊंगी, सब चीज़ों के बारे में बताने चलूँगी तो वो एक चीज़ थी, आप भटक जाओगे, वो एक चीज़ को भी नहीं समझ पाओगे। तो ब्लैक बोर्ड ऐसा आप प्रस्तुत करें कि किसी एक चीज़ को ही उसमें प्रस्तुत करें, सब चीज़ को मिक्स ना करें। सबसे अगला सिद्धांत ये है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि चॉक बोर्ड के उपयोगी सामग्री चॉक, डस्टर, पैम्फलेट्स, ज्यामिति बॉक्स, ये पहले से ही व्यवस्थित होनी चाहिए। तरह तरह के चॉक यानी कलरफुल चॉक भी उपयोग किया जाना चाहिए। कलरफुल चॉक
स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी साधन हो सकता है। तो ये थे आपके उपयोग के सिद्धांत। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसका महत्व क्या होता है, सिद्धांत और इसके महत्व। तो चॉक बोर्ड पे महत्व की बात करती हूँ मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ का उपयोग के सिद्धांत के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंसी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसका महत्व ये होता है कि छात्रों के ध्यान को शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित करना। हमारा तो महत्व यही है कि छात्र उसकी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि छात्र अगर आकर्षित नहीं होंगे पढ़ाई की तरफ तो वो उन चीज़ों पर रुचि नहीं लेंगे और वो पढ़ाई में निरस्ता हासिल करने लगेंगे, जिससे उस विषय से वो भटकने लगेंगे। ठीक है। अमूर्त और इस अस्पष्ट विचारों को डायग्राम तथा चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करने में सहायक है। मैंने बताया था ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छात्र हर वक्त सोच नहीं सकते, मान नहीं सकते, तो उन अमूर्त चित्रों को या डायग्राम को आप बना देते हैं तो छात्र उसको आसानी से समझ लेते हैं कि वो चीज़ कैसी है या क्या है। दूसरा ये महत्व है। तीसरा महत्व है कि यह धन तथा समय दोनों की बचत करता है, क्योंकि केवल चॉक का ही उपयोग हो रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं या इलेक्ट्रिक चीज़ का या रिकॉर्डिंग का, तो इन सब चीज़ों में बड़ा पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ चॉक का ही खर्च है। आपने यहाँ पे सिद्धांत लिख दिया, इस तरफ उसका डायग्राम बना दिया, तो इतने में छात्रों को समझ भी आ जाता है। कम समय में कम पैसे में ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज देना, ये हो गया हमारा महत्व। तो अब मैं आपके नेक्स्ट बात करती हूँ यहाँ पे कि ग्राफिक्स क्या होता है। ग्राफिक्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है। मैं इसमें लिख देती हूँ कि हो सकता है आप लोगों को समझ में भी ना आए या फिर आ जाए। तो ग्राफिक्स में क्या क्या होता है, चार्ट, नेक्स्ट हो गया हमारा पिक्चर, डायग्राम, स्केच। चार्ट, पिक्चर, डायग्राम, स्केच, स्क्रैच नहीं स्क्रेच है। तो चार्ट ग्राफिक्स में यहाँ पे एक ग्राफिक होता है, उस पर स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि इसे एक टाइम पे एक ही चीज़ को प्रस्तुत करना। तो इसका सबसे पहला अगर मैं चार्ट की बात करूँ, किसी वस्तु या क्रिया, तो मैं चार्ट की बात करूँ, किसी वस्तु या क्रिया को स्पष्ट करने के लिए बड़े बड़े कागजों पर बनाए गए चित्रों और उसके लिखित विवरण को चार्ट कहते हैं। जैसे कि मनुष्य का पूरा स्केलेटन बोन का पार्ट चार्ट बना सकते हैं, मनुष्य का रक्त भ्रमण चार्ट, जीव जंतु एवं पौधों के चार्ट प्रत्यक्ष रूप से बोध कराने में बहुत उपयोगी। चार्ट बहुत यूजफुल होता है। जितनी भी आज के समय में भी जो कक्षाएं हैं या लेबोरेटरीज हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनमें आप देखना दीवारों पे बहुत सारे चार्ट होते हैं। वो यही कि ये बहुत कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देता है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि ग्राफिक्स, डायग्राम इनकी, तो ये किसी पदार्थ की आवृत्ति का रेखाओं द्वारा दिया गया परिचय डायग्राम कहलाता है। चार्ट की भांति स्थायी प्रदर्शन के लिए नहीं होता, यानी कि डायग्राम क्या होता है, जैसे चार्ट में कोई भी चीज़ बनाई तो वो फिक्स हो जाती है, परमानेंटली रहती है। लेकिन डायग्राम क्या है, मैंने सपोज मैंने इस बोर्ड पे ही एक डायग्राम बना दिया, फिर उसको बनाने में ग्राफिक्स का यूज़ किया और उसके बाद में फिर उसको मिटा दिया, फिर दूसरा बना दिया, यानी कि डायग्राम चार्ट की भांति परमानेंट नहीं होता है। ये मतलब कि थोड़े समय के लिए ही हो सकता है। ठीक है। श्यामपट्ट पर चौक से अंकित आरेख जिस पर किसी अंश को स्पष्ट किया जाता है डायग्राम के अंतर्गत आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायग्राम क्या है। जैसे ये बोर्ड है, इस पर ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया और अभी बताने के लिए तो आपको लिए बना दिया, फिर इसको थोड़ी देर बाद मैंने हटा दिया, तो यानी कि ये थोड़े समय के लिए होता है। चार्ट की तरह ये डायग्राम फिक्स नहीं होता है। तो इसके क्या उपयोग होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। ग्राफिक्स किसी एक प्रत्यक्ष के स्पष्टीकरण के लिए छात्रों की योग्यता, रुचि एवं क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए निर्मित की जानी चाहिए, जिससे कि विषय के प्रति छात्रों की रुचि को जागृत किया सके। ग्राफिक वास्तविक, तथ्यपूर्ण एवं स्केल के अनुसार होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना कि ग्राफिक्स जो भी आप बना रहे, चार्ट, डायग्राम, स्केच, तो ये तथ्यपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि जो तथ्य है बिल्कुल वही प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि उल्टा सीधा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। इसके प्रदर्शन के पूर्व छात्रों को मानसिक रूप से
तैयार करना चाहिए, ताकि प्रदर्शन के साथ विषय वस्तु के स्पष्टीकरण हेतु समय समय पर विभिन्न प्रश्न भी करने चाहिए। छात्रों को अगर मैंने मानसिक रूप से तैयार कर दिया कि इसका ग्राफिक में बनाऊंगी या इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी, तो छात्र इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, तो वो उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पूछ सके, क्योंकि छात्रों को कुछ भी पढ़ाने से पहले मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। तो इसके अगर आगे बात करती हूँ, अब मैं बात करने जा रही हूँ बुलेटिन बोर्ड क्या होता है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के लिए आवश्यक समाचार या सूचनाएं बुलेटिन बोर्ड से ही प्राप्त होती है। यानी कि कॉलेज में अगर कोई नई न्यूज़ दी जा रही, नई नोटिस दी जा रही है, या हमारे आसपास की जो नई एक्टिविटीज़ है या फिर इसी तरह संबंधित जो आपके छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, तो जो बुलेटिन बोर्ड होता है छात्रों के लिए बहुत उपयोगी थी। यानी नई घटनाओं का उस बुलेटिन बोर्ड में लगा दिया जाता है कि ये नई नोटिस जारी करनी है या इसी तरह से कोई मीटिंग होनी है या कोई नई जानकारी देनी, तो बुलेटिन बोर्ड छात्रों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि वो उसमें फिक्स की जाती है उस दिन के लिए, ठीक है, या फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए। इस सूचना पट पे विद्यालय की सामान्य सूचनाओं के अतिरिक्त शिक्षण संबंधी सूचनाएं, विशेष व्याख्यान, आयोजन, प्रदर्शन आदि संबंध में तथा कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ के संबंध में किसी पत्रिका या पुस्तक के लिए लेख भी विद्यार्थियों को ज्ञान हेतु रखा जा सकता है। तो ये बुलेटिन बोर्ड विद्यार्थी, अध्यापक या सभी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमेशा नई चीज़ों को ही अपडेट किया जाता रहता है समय समय पे। बुलेटिन बोर्ड का सिद्धांत क्या है उपयोग का? किसी भी सामग्री को बुलेटिन बोर्ड पर एक निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए ही लगाना चाहिए। प्रदर्शित सामग्री का आकार इस प्रकार का हो कि स्पष्ट दिखाई दे सके। इस प्रकार लिखे जाने वाले शीर्षकों का आकार इतना बड़ा हो कि कमरे के अंदर कहीं से भी स्पष्ट पढ़ा जा सके। तो ये सब चीज़ें बुलेटिन बोर्ड के लिए हैं कि किस तरह से बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना इस्तेमाल किया। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया हो कि ये क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। थैंक यू।